Welcome dear students again to learn ER diagrams, and today we are going to learn advanced ER model features, and along with that we are going to practice one or two diagrams. तो चलो शुरुआत करते हैं। Hello students, myself Professor Mahesh Mali. Welcome to my educational channel Data Guru Simplified Data Science. And I am here to make your learning simple and interesting. Subscribe करना ना भूलें Data Guru Simplified Data Science. तो चलो शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है एडवांस्ड और एनहांस्ड ER मॉडल। जो ER डायग्राम हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था उसे कुछ एडवांस फीचर्स के साथ वी विल डेकोरेट इट फर्दर। तो चलो एक बार ER डायग्राम को क्विकली रिवाइज करेंगे। ER डायग्राम मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स: एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड रिलेशनशिप्स। एंटिटी इज एनीथिंग इन रियल वर्ल्ड विच मे बी फिजिकल और लॉजिकल। फिजिकल मतलब स्टूडेंट, टीचर, क्लासरूम। लॉजिकल मतलब ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे डिपार्टमेंट, कॉलेज और समथिंग लाइक दैट। इसके बाद हमने एंटिटी के 2 टाइप्स देखे, एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी, एक वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग मतलब ऐसा एंटिटी विच हैज सफिशिएंट एट्रीब्यूट्स टू यूनिकली रिकॉग्नाइज विद इन अ ग्रुप, whereas weak entity depends on corresponding strong entity for its existence। मतलब स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंडेंट इसका एग्जिस्टेंस होता है, ठीक है। इसके बाद हमने स्टडी किया प्रॉपर्टीज ऑफ एंटिटी, दैट इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर AR डायग्राम, क्योंकि यहां पे एक्चुअल डेटा आपको दिखाई देगा। ये नोटेशन किया जाता है विद हेल्प ऑफ इलिप्स। इसके बहुत सारे टाइप है। कंपोजिट मतलब क्या बेटा? मल्टी पार्ट एट्रीब्यूट। एग्जाम्पल एड्रेस, जिसमें काफी पार्ट होते हैं। नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब आता है कंपोजिट एट्रीब्यूट्स में। दूसरे टाइप ऑफ एट्रीब्यूट हमने देखे थे मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। मोबाइल नंबर, किसी के पास एक मोबाइल नंबर है, किसी के पास मल्टीपल मोबाइल्स है। सिमिलरली फॉर हॉबीज। आगे जाके हमने देखा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ऐसे एट्रीब्यूट जो डेटाबेस में सेव नहीं किए जाते, वो किसी सेव्ड वैल्यू से डिराइव मतलब कैलकुलेट किए जाते हैं। ऐसे एट्रीब्यूट्स को बोलेंगे डिराइव्ड एट्रीब्यूट, जो डेटाबेस में होते ही नहीं है। उसके बाद आता है नल एट्रीब्यूट। कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स हमने डेटाबेस में छोड़ के रखा है फ्यूचर यूज के लिए, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नल एट्रीब्यूट्स। और उसके बाद हमने देखा की एट्रीब्यूट्स। की एट्रीब्यूट का मतलब आपको भी पता चल ही गया होगा। की एट्रीब्यूट्स आर यूज्ड फॉर यूनिकली आइडेंटिफाइंग द एंटिटी। मतलब जैसे कि की कॉलम जो होता है, इट इज इंडिकेटेड बाय द की एट्रीब्यूट। और की एट्रीब्यूट बिटवीन वन और मोर एंटिटीज, एक या एक से ज्यादा एंटिटीज अगर एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रहे हैं तो हम लोग उनके बीच में एक डायमंड दिखाते हैं विच रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन देम। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप मीन्स बाइनरी एंड टर्नरी, मतलब कितने एंटिटीज उसमें इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। दिस कैन बी यूनरी, मतलब एक ही एंटिटी वहां पे इन्वॉल्व है। बाइनरी मतलब एक से ज्यादा एंटिटीज इन्वॉल्व है, मतलब 2 एंटिटीज। टर्नरी मतलब 3 एंटिटीज, और उसके आगे आता है एनरी रिलेशनशिप, ठीक है। आगे हमने देखा था मैपिंग कार्डिनलिटीज, मतलब एक टीचर टीचर्स टू 1 स्टूडेंट कॉल्ड एज 1-to-1। One teacher teaches to multiple students called as one-to-many. Many students taught by a single teacher, that is many-to-one. And successively, many books are issued by many students, that is many-to-many. तो हमने देखा था कार्डिनलिटी कैसे लिखा जाता है। और उसके बाद लास्ट हमने टॉपिक देखा था पार्टिसिपेशन। अगर मस्ट बी पार्टिसिपेशन है, मतलब विदाउट मैनेजर डिपार्टमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट, तो हम लोग वो पार्टिसिपेशन को बनाते हैं टोटल पार्टिसिपेशन। और अगर
नॉर्मली अगर आपको कोई पार्टिसिपेशन बनाना है तो आप बनाते हो पार्शियल पार्टिसिपेशन, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है पहले एम्प्लॉय बनाओ पहले डिपार्टमेंट बनाओ। तो लेस डिपेंडेंसी के लिए ऑलवेज वी गो फॉर द पार्शियल पार्टिसिपेशन। हमने एक सैंपल ईआर डायग्राम कार इंश्योरेंस कंपनी का देखा था लास्ट टाइम, जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स वी लर्नड फ्रॉम द लेक्चर। इसके बाद आता है एनहांस्ड ईआर फीचर, मतलब जो एग्जिस्टिंग ईआर फीचर है उन्हीं को कुछ प्रोविजंस देके एनहांसमेंट्स किया गया, बिकॉज देयर आर सम रिलेशनशिप्स व्हिच आर अनेबल टू एक्सप्लेन ईआर डायग्राम, जैसे कि इनहेरिटेंस रिलेशनशिप जिसमें हम लोग कोड को रीयूज करते हैं, मतलब एक बार जो टेबल बनाया उसी को हम लोग रीयूज करके अपने अगले टेबल्स बनाएंगे। एंड दिस फीचर इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेशलाइजेशन। मतलब क्या, व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? स्पेशलाइजेशन इज अ सुपर क्लास ऑफ इनहेरिटेंस रिलेशनशिप। ओके, अभी देखो स्पेशलाइजेशन एक छोटा सा प्रोसेस है। व्हाट इज स्पेशलाइजेशन? स्पेशलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग set of subclasses of the entity type, and this entity type is nothing but called as class of specialization. जैसे कि आपको दिख रहा है अकाउंट, what is account? It's a class of specialization, क्योंकि यही अकाउंट को मैंने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में रीयूज किया है 2 बार, और इसीलिए अकाउंट को बोलेंगे क्लास ऑफ स्पेशलाइजेशन। तो डी रिलेशनशिप जो आपको दिख रहा है इट इज कॉल्ड एज डिसजॉइंट, मतलब जो अकाउंट सेविंग है वो करंट नहीं हो सकता और जो करंट अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट नहीं हो सकता। वी कैन यूज ओ ओवर हियर, ओ मतलब ओवरलैपिंग, जब मेरे सब क्लासेस कैन ओवरलैप, मतलब इंजीनियर कैन बी मैनेजर, मतलब ऐसा रोल है कि इंजीनियर भी हो सकता है और मैनेजर भी हो सकता है, तो वहां पे ओवरलैपिंग हम लोग लिख सकते हैं। आगे जाके जनरलाइजेशन, अभी ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, ये उल्टा कंसेप्ट है आपके स्पेशलाइजेशन का। ओके, इट इज कंप्लीटली रिवर्स प्रोसेस ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड दिस इज अ बॉटम अप अप्रोच। सो हाउ वी डिफाइन जनरलाइजेशन? जनरलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी डिफरेंशिएट अमॉन्ग सेवरल एंटिटी टाइप्स टू आइडेंटिफाई द कॉमन फीचर। क्या करेंगे? कॉमन फीचर ढूंढेंगे, ओके, and generalize them to single super class। एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूं बेटा, कार, बाइक, ट्रक, बस, ये 4 क्लासेस दिए मैंने आपको। कौन से? कार, बाइक, ट्रक, बस, और मैंने बोला जनरलाइज करो। आप क्या करोगे? आप इनमें से कॉमन फीचर्स ढूंढोगे और ये कॉमन फीचर ढूंढ के आप बनाओगे स्पेशलाइजेशन का सुपर क्लास, स्पेशलाइजेशन का सुपर क्लास बनाओगे जो आपको एकदम टॉप में दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है व्हीकल। दिस इज नथिंग बट अ सुपर क्लास ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो जनरलाइजेशन है, लेकिन जनरलाइजेशन में ये जो क्लासेस है बाइक, कार, इनको मैंने जनरलाइज किया है इन अपवर्ड डायरेक्शन टू अ कॉमन क्लास कॉल्ड एज व्हीकल। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे जनरलाइजेशन और a generalized vehicle entity। तीसरा जो कंसेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड एज एग्रीगेशन। एग्रीगेशन का मतलब क्या? इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन होल ऑब्जेक्ट एंड द कंपोनेंट पार्ट। होल ऑब्जेक्ट मतलब आपका एयर कंडीशन एंड कंप्रेसर। Compressor is part of air condition. Compressor is a part of air condition. मतलब ये must be relation हो जाता है, ये must be relationship हो जाता है, ठीक है। तो aggregation allow us to treat a relationship set, मतलब पूरा ER डायग्राम को ये ट्रीट करेगा एज अ सिंगल एंटिटी। एक पूरे ER डायग्राम को ये ट्रीट करेगा एज अ सिंगल एंटिटी। जैसे कि यहाँ पे ये देखो, पब्लिशर, बुक, ऑथर। जो बुक होता है वो पब्लिश होता है थ्रू ऑथर और पब्लिकेशन। तो ये जो एंटिटी है ना, इसे हम लोग एग्रीगेटेड एंटिटी बोलेंगे।
देखो एक पूरे एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को मैंने डॉटेड लाइन से एक एग्रीगेटेड एंटिटी बना दिया और उससे रिलेट कर दिया स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट इश्यूज बुक्स, लेकिन ये जो बुक्स है, ये बुक्स क्या है बेटा? इट इज एन एग्रीगेटेड एंटिटी, मतलब एक ईआर डायग्राम। ये देखो टर्नरी रिलेशनशिप है, इसको मैंने एक एंटिटी बना दिया। ये जो दिख रहा है ना, ये लॉजिकल एंटिटी है बेटा, और लॉजिकल एंटिटी बनाई जाती है एग्रीगेशन में। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एग्रीगेशन। आप बोलोगे सर एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस आपने नहीं पढ़ाया। बेटा जब आप इनहेरिटेंस करते हो, मतलब जनरलाइजेशन या फिर आप करते हो स्पेशलाइजेशन, तभी देखो व्हीकल आईडी ये एट्रीब्यूट है, ये ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। आप बोलोगे सर बाइक के पास तो व्हीकल आईडी नहीं है। देखो ये इनहेरिटेंस में, तो ये चारों प्रॉपर्टीज बाइक के पास भी रहेंगे और चारों प्रॉपर्टीज कार के पास भी रहेंगे। तो मतलब through this relationship these four attributes are propagating to the subclass of specialization. Such attribute inheritance, such process is called as attribute inheritance. मतलब कार में ऑटोमेटिकली ओनर, मॉडल, एवरेज, व्हीकल आईडी एट्रीब्यूट आ गए, इसे बोलेंगे एट्रीब्यूट इनहेरिटेंस। होप सो यू हैव अंडरस्टूड दिस। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, लेट अस टेक वन केस स्टडी to make your understanding further better. A publication may be a book or article. अभी देखो यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप अप्रोच करेंगे, जिसमें हम लोग हाईलाइट करेंगे ये एक पब्लिकेशन का डेटाबेस है, ये डेटाबेस का नाम है। देखो मैं रफ वर्क इसी पे करूंगा, ये डेटाबेस का नाम है। इसमें बुक और आर्टिकल ये दो मुझे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लगे, बिकॉज ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इट इज अ नेम और इट्स अ फ्रेज। नेम को अंडरलाइन करेंगे। आगे जाके देखो आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन जर्नल्स। अगेन अपने पास और एक नाउन आ गया, इसे नाउन फ्रेज अप्रोच बोलेंगे, ठीक है। आगे पब्लिकेशंस, पब्लिकेशन आ गया। टाइटल एंड लोकेशन, देखो ये क्या है बेटा? ये एट्रीब्यूट्स है, ये एट्रीब्यूट्स है, तो इन्हें अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बुक, जो अपना इधर के ही एंटिटी में आ गया है। टाइटल एंड कैटेगरी, ये भी एट्रीब्यूट से बेटा बुक के, वेरी गुड। उसके आगे आर्टिकल इंक्लूड्स टाइटल, टॉपिक, डेट, ये भी सारे एट्रीब्यूट से बेटा। पब्लिकेशन रिटन बाय ऑथर्स, देखो ये अगेन नाउन आ गया, इसे अंडरलाइन किया। इसके प्रॉपर्टीज है नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। पब्लिकेशन ऑल्सो बिलोंग्स टू पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ओके, विच हैज देयर नेम, ये उसका एट्रीब्यूट। देखो मैंने पूरे डेफिनेशन को नाउन और उसके एट्रीब्यूट्स में डिवाइड कर दिया। और जब भी आपके सामने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो यू हैव टू डू दिस फर्स्ट, रफ वर्क, विच विल गिव यू लिस्ट ऑफ एंटिटीज। जैसे कि यहां पे आपको लिस्ट दिख रहा है, पब्लिकेशन, बुक, आर्टिकल, जर्नल, सब्जेक्ट, ऑथर, ये सारे क्या है बेटा? लिस्ट ऑफ एंटिटीज। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 1। अभी स्टेप नंबर 2 क्या बेटा? जितने एंटिटीज है उन सबको आपको कुछ ना कुछ तो एट्रीब्यूट देने पड़ेंगे। तो चलो एट्रीब्यूट असाइन करेंगे पब्लिकेशन को। पब्लिकेशन को एट्रीब्यूट असाइन करेंगे, लेट्स टेक टाइटल एंड लोकेशन, जो कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया है। बुक को एट्रीब्यूट दिया है पब्लिशर आईडी, टाइटल, कैटेगरी। आर्टिकल को हमने दिया है अगेन पब्लिशर आईडी, टाइटल, डेट एंड द टॉपिक। देखो कुछ एट्रीब्यूट आपके प्रॉब्लम डेफिनेशन में नहीं दिए हैं, उन्हें आप अज्यूम कर सकते हो और आप साइड में लिख सकते हो कि दिस एट्रीब्यूट्स आर अज्यूम्ड। जर्नल का आईडी, जर्नल का नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सब्जेक्ट, अगेन सब्जेक्ट का आईडी, सब्जेक्ट का नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑथर, अगेन ऑथर का आईडी, ऑथर का नेम, ऑथर का एज, ऑथर का मोबाइल नंबर,
एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। जनरली हर एक टेबल में एक प्राइमरी की डालने की कोशिश करो। जैसे मैंने यहाँ पे पब्लिशर आईडी डाला, ठीक है, यहाँ पे भी पब्लिशर आईडी है, यहाँ पे भी पब्लिशर आईडी है, जर्नल आईडी, सब्जेक्ट आईडी और ऑथर आईडी, जिससे कि आपका डेटाबेस ऑप्टिमाइज्ड लेवल में चला जाए और सर्च करने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है, इसके बाद आगे का स्टेप जो होता है ना वो बहुत आसान होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो, दो एंटिटी को ढूंढो और उनका रिलेशन ढूंढो। जैसे कि आर्टिकल पब्लिश्ड इन जर्नल, आर्टिकल, देखो मैं क्या कर रहा हूं, आर्टिकल डायमंड पब्लिश्ड इन जर्नल। देखो कितना सिंपल है, मैंने स्टेटमेंट रीड किया, उसे कन्वर्ट कर दिया डायग्राम में। आर्टिकल पब्लिश्ड इन जर्नल, आर्टिकल पब्लिश्ड इन जर्नल। एक जर्नल में मल्टीपल आर्टिकल्स प्रिंट होंगे, कार्डिनलिटी भी आ गया। पब्लिकेशन रिटन बाय ऑथर्स, पब्लिकेशन एक ही है, ऑथर रिटन बाय, पब्लिकेशन रिटन बाय ऑथर, एक पब्लिकेशन है, मल्टीपल ऑथर्स हैं। ऐसे एक एक करके आप सारे डायग्राम सेकेंड स्टेप में बना लो। पहला स्टेप क्या था बेटा, एंटिटीज को एनलिस्ट किया। दूसरा स्टेप क्या लिया बेटा हमने, उसके एट्रीब्यूट्स लिखे। तीसरा स्टेप क्या किया, आइडेंटिफाई द रिलेशंस। और अभी आप आपका एक्चुअल आंसर दोगे विच इज ER डायग्राम। ओके, तो ये रहा आपका ER डायग्राम। पब्लिकेशन 1 है, हैज मेनी सब्जेक्ट्स, one publication written by multiple authors. Okay, articles published in journal. There are multiple articles published in multiple journals. ऐसे आपको कार्डिनलिटी दिखाना है। डिसजॉइंट मतलब क्या बेटा, जो पब्लिकेशन बुक है दैट कैन नॉट बी आर्टिकल, और जो आर्टिकल है दैट कैन नॉट बी बुक। कभी कभी यहाँ पे ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट आता है तो हम लोग सर्कल में O लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब sometimes there are some entities which belongs to both सब क्लासेस, जैसे कि इंजीनियर और मैनेजर। कुछ लोग रहेंगे जो इंजीनियर भी है और मैनेजर भी है। अगर ऐसा रिलेशनशिप रहेगा तो हम लोग ये सर्कल में लिखेंगे O। O का मतलब होता है ओवरलैपिंग। ओके, तो ये था आपका पब्लिकेशन का केस स्टडी। और अगर आपको प्रैक्टिस के लिए और एक केस स्टडी चाहिए तो लेट अस डिस्कस वन मोर केस स्टडी जस्ट टू अंडरस्टैंड अ क्लियर मीनिंग। देखो बेटा, यहाँ पे क्या बोला है, कंस्ट्रक्ट ER डायग्राम ऑफ कार इंश्योरेंस कंपनी, मतलब ये डेटाबेस का नाम है। सेट ऑफ कस्टमर्स, चलो नाउन आ गया, हाईलाइट करो। ओन्स वन और मोर कार, हाईलाइट करो। कार एसोसिएटेड विथ मल्टीपल एक्सीडेंट्स, देखो मैंने पहले एंटिटी को एनालाइज किया, इंश्योरेंस कंपनी, कस्टमर, कार और एक्सीडेंट्स। सेकेंड स्टेप क्या था मेरा बेटा, इनको एट्रीब्यूट अज्यूम करो। इंश्योरेंस कंपनी आईडी, इसे आजकल रेरा कुछ आईडी बोलते हैं इसे, ठीक है। सो नेम ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, लोकेशन वगैरह वगैरह। कस्टमर का आईडी, कस्टमर का नेम, कस्टमर का मोबाइल नंबर, उसका एज वगैरह वगैरह। कार का आईडी, CR आईडी लेते हैं, सेम नाम रिपीट मत करना। कार का नंबर, कार का मॉडल, कार का इंजन वगैरह वगैरह वगैरह। एक्सीडेंट्स आईडी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक्सीडेंट रिकॉर्ड करना जरूरी है। इन्वॉल्व व्हीकल्स वगैरह वगैरह, ऐसे सारे, लोकेशन, टाइम, डेट, एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। ये हो गया मेरा स्टेप नंबर 2, जिसमें मैंने आइडेंटिफाई किया एंटिटी के एट्रीब्यूट्स। क्या आइडेंटिफाई किया, एंटिटी के एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, यहां तक सिंपल है। आगे जाएंगे हम लोग, बनाएंगे इसका डायग्राम। ये डायग्राम आपने थोड़ी देर पहले भी देखा था। जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी एक ही है,
उसके है मल्टीपल कस्टमर्स ओन्स मल्टीपल कार्स। ठीक है, अभी M का मतलब होता है वन और मेनी, N का मतलब होता है बेटा जीरो और मेनी, तो ये याद रखना आप कभी भी। कार एक्सीडेंट, सो मल्टीपल कार्स है, मल्टीपल कार्स अंडरगोज मल्टीपल एक्सीडेंट्स। N लिखा है क्योंकि जीरो भी हो सकता है या फिर इनफाइनाइट। M मतलब वन और इनफाइनाइट। ओके, सो दिस completes your case study number 2, which is recorded for the car insurance company. Hope you have understood it. If not, then finally we are also going to study one more case study of hospital management system. चलो देखते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली डेटाबेस का नाम है हॉस्पिटल। हम लोग नेम फाइंड आउट करते हैं, हॉस्पिटल, पेशेंट, डॉक्टर एंड रिकॉर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड। ठीक है, हेल्थ रिकॉर्ड। ऐसे मैंने 4 नेम आइडेंटिफाई किए। सेकेंड स्टेप में मैं इनको एट्रीब्यूट्स दूंगा, पेशेंट का आईडी, पेशेंट का नाम, फोन नंबर वगैरह वगैरह, हॉस्पिटल का आईडी, उसका नाम, एड्रेस, लोकेशन, फोन नंबर वगैरह वगैरह, डॉक्टर का डॉक्टर आईडी, उसका नाम, उसका फोन नंबर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हेल्थ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड आईडी, फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड, एक्सरे वगैरह वगैरह, ये सब आप लिख सकते हो। ये हो गया मेरा स्टेप 2। स्टेप 3 में आप एक एक लाइन रीड करते हो। हॉस्पिटल हैज सेट ऑफ पेशेंट, तो आप क्या लिखोगे, हॉस्पिटल टेक्स सेट ऑफ पेशेंट्स। हॉस्पिटल कितना है बेटा, एक होता है हॉस्पिटल, और पेशेंट्स होते हैं n, मल्टीपल। ठीक है, तो आप बाद में यहाँ पे एट्रीब्यूट्स वगैरह ज्वाइन करके अच्छा डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, उसके आगे जाके आप उनमें कार्डिनलिटी बोल सकते हो। वन पेशेंट हैज मल्टीपल मेडिकल रिकॉर्ड, मल्टीपल पेशेंट एडमिटेड टू सिंगल हॉस्पिटल, वन हॉस्पिटल हैज मल्टीपल डॉक्टर्स। उसके साथ मैंने सबके एट्रीब्यूशंस फॉर्म कर दिए। और ये 3 डायग्राम्स आपको बेसिक ईआर डायग्राम ड्रॉ कैसे किया जाता है इनके बारे में काफी अच्छा लर्निंग दे सकते हैं। तो ये 3 डायग्राम्स का जो वीडियो है, ये आप फिर से एक बार रिवाइज करके भी देख सकते हो कि कैसे मैंने ये डायग्राम डिजाइन किया। और जब हम लोग 3 डायग्राम डिजाइन करते हैं तो वी कैन डिजाइन लॉट ऑफ डायग्राम्स as it is given in the description section. I am giving an assignment in description section which you can practice for your own level of practice and to improve the accuracy of diagram. So आज के लिए बस इतना ही। आज हमने सीखा revision of ER diagram, some advanced features of ER diagram, और फिर हमने केस स्टडी का हेल्प लेके 3 ER डायग्राम ड्रॉ कैसे किया जाता है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ ड्राइंग ER डायग्राम, ये हमने सीखा, जिससे आपको ER डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इनफ कॉन्फिडेंस आया होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग इस ER डायग्राम को डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय। तो ऐसे ही लाइक करते रहे सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।